हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, ये एक तरीके से आपके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। इसके पहले हालांकि हमने सारे मोटिवेशनल टाइप के वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो जितने भी मोटिवेशनल वीडियो आपको बताया गया है उसका संबंध यहाँ पर भी है। ठीक है, हालांकि वो मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, चूँकि मैं पढ़ा दिया हूँ, लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए आपको उस मोटिवेशनल भी वीडियो को समझना आवश्यक है। ठीक है, आज का जो वीडियो है मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे पढ़ाने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद ये आप हर किसी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा मित्र, ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो एक प्रतियोगी छात्र के साथ साथ भारत के सभी असमान व्यक्तियों के लिए है जिनकी आज ये ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये वीडियो सभी लोगों के पास आप शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आइए इस वीडियो के बारे में हम देखते हैं इसकी क्या टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में बताना आपको चाहता हूँ, और इस टॉपिक को समझने के बाद आप अपना रिस्पांस भी दीजिएगा। ठीक है, कि आपको ये किस तरीके का ये वीडियो आपको लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, फिर से हम कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सभी समान व्यक्तियों तक पहुँचना चाहिए, एक प्रतियोगी छात्र से लेकर सभी तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। ठीक है मित्र, एक्चुअली में हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे जहन में नहीं होती, हमारे अमल में नहीं होती कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हालांकि मोटिवेशनल में मैंने तो सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में आपको बताया था, लेकिन बाकी चीज़ें आज हम आपको शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि ये संक्षेप में लेकर चलेंगे। ठीक है, इसलिए आप इस चीज़ों को बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा, और हो सके इस वीडियो को आप रिवाइज करके भी देखिएगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम इसको बहुत जहाँ हो सकेगा कम से कम समयों में बताने की कोशिश करेंगे, और आप इस पर एनालिसिस ज़रूर करिएगा। टॉपिक जो आज की है मित्रों, ये टॉपिक ये कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 30 से 55 लाख रुपए, हाँ जी 30 से 55 लाख रुपए यदि वो चाहे तो वो बचत कर सकता है। 30 से 55 लाख रुपए। मेरा मानना ये है कि व्यक्ति के अंदर सही तरीके से अनुभव, शिक्षा, ज्ञान न होने की वजह से व्यक्ति अपने जीवन काल में, यानी कि एक बच्चे का माँ के गर्भकाल आने से लेकर एक मृत्यु तक की अगर हम बात कर दिए जाएं, तो अवैध तरीके से कम 30 से 55 लाख रुपए का वो घाटा करता है। जी हाँ, 30 से 55 लाख। और ये 30 से 55 लाख रुपए आप बचत कर सकते हैं सिर्फ आप अपने अंदर कुछ जागरूकता लाकर। तो ध्यान रखिए मित्र, अगर एक व्यक्ति इस चीज़ को सोच ले तो न जाने कितने देश में अनावश्यक रूप से खरबों रुपए व्यय होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सिर्फ व्यय होने से बच नहीं जाएगा, बट एक व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली और समृद्धि के साथ भी जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है मित्र, सिर्फ अपने अंदर जागरूकता लाने के लिए। अब इसके लिए आपको सरकार से उम्मीद उतनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका अपना भी दायित्व होता है। सरकार जितना चाहता है उतना वह हमेशा न्यूज़पेपर, मैगजीन
के माध्यम से वो आपको कवर करता रहता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब तक आप खुद अपने आप से पहल नहीं करोगे तो कोई चाहे जितना भी आपके लिए कर दे, लेकिन आपके अंदर संतुलन की स्थिति नहीं आ पाएगी, यानी कि तनाव की स्थिति रहेगी। एक तरीके से आप अपने अंदर शांति और खुशहाली नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर जागरूकता को लाइए। जागरूकता को जरूर लाना है मित्र, क्योंकि आप कोई एक पशु नहीं है, आप एक सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है मित्र, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आपको अपने अंदर जागरूकता तो जरूर लाना होगा। और ख़ास तौर आपको आज ये जानना होगा कि आखिर में कैसे हम सिर्फ जागरूकता मात्र से 30 से 55 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। 30 से 55 लाख की बचत कर सकते हैं। जी हाँ, वो सारे आंकड़े अभी आप देखेंगे। उस आंकड़ों को देखने के बाद आप खुद एनालिसिस करिएगा तो आपको खुद लग जाएगा कि 30 से 55 लाख रुपए तक की बचत की जा सकती है, मात्र अपने अंदर कुछ जागरूकता लाकर किया जा सकता है। ठीक है मित्र, कैसे वो चीज़ें आइए देखते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट को लेकर चलेंगे और वो 3 पार्ट को हो सकेगा तो आज ही हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जो आपके सामने पूरी चीज़ फ्रेमिंग की गई है, ये फ्रेमिंग 3 पार्टों में है और इन्हीं 3 पार्ट में हमें डिस्कशन करना है और आपको इस चीज़ों को पूरी तरीके से समझाना है। तो मित्र, इस लेक्चर को सुनने से पहले मैं आपसे ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पहले आप इस जितने भी फ्रेमिंग बने हुए हैं, सारे फ्रेमिंग जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, पहले बहुत बारीकी तरीके से और ध्यान से इस डायग्राम को आप देखिएगा, जज करिएगा कि 5 मिनट के अंदर आप इसको जज करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा डायग्राम किस लेवल से एरो के माध्यम से एक दूसरे से लिंक किया गया है। अगर आप 5 मिनट इसको देखेंगे तब हम फिर उसके बाद समझाएंगे, एक पॉइंट लेकर समझाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए पहले गौर से आप इसको 5 मिनट बारीकी तरीके से इसको बढ़िया से देख लीजिए, ताकि हम जब आपको समझाएं तो आप इस चीज़ों को आसानी से समझने का प्रयास करिएगा और निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए मित्र, आइए हम शुरू करते हैं इस चीज़ को टॉपिक के लिए। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये है कि एक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर अपने पूरे आयु में किस तरीके से 30 से 55 लाख रुपए अवैध रूप से खर्च कर देता है, परंतु उसको इस बात का आभास नहीं होता है। अगर उस चीज़ को उसको जागरूकता हो जाए तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई गलती नहीं करेगा जिसको उस बात का ज्ञान हो जाए मित्र। लेकिन ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, तो निश्चित रूप से 30 से 55 लाख रुपए समान स्तर के नागरिक इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इतना पैसा खर्च कर देते हैं अवैध तरीके से, और उसके अलावा उनके जीवन में कभी भी खुशहाली समृद्धि नहीं आएगी। इसलिए अपने जीवन को खुशहाली और समृद्धि के साथ और जीना चाहते हो तो आपको अपने अंदर जागरूकता लानी होगी, और प्लस आपके इतने ही पैसे बच भी सकते हैं, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं न आना और ज़्यादा खर्च होना ये भी अपने आप में किसी व्यक्ति के जीवन में तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है मित्र। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आप ये सारी चीज़ों को देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए मित्र, पहला चीज़ यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट होती है प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है मित्र? हर व्यक्ति दुनिया में, चाहे जो भी व्यक्ति हो इस समय, तो हर व्यक्ति की आवश्यकता ये होती है कि मेरे पास भोजन होना चाहिए, मेरे पास मकान होना चाहिए, मेरे पास कपड़ा होना चाहिए, मेरे पास शिक्षा होना चाहिए, मेरे पास स्वास्थ्य होना चाहिए, मेरे पास सुरक्षा होनी चाहिए। यही 6 चीज़ों के बारे में दुनिया का हर इंसान सोचता है, और इसी के लिए वो नौकरी करता है, इसी के लिए वो पढ़ाई करता है, इसी के लिए वो किसी प्रतिष्ठा वाला पद को प्राप्त करना चाहता है, किसी के लिए। सिर्फ ये 6 पॉइंट को ध्यान में रखें।
ठीक है मित्र, ये 6 पॉइंट को ध्यान में रखकर हर व्यक्ति अपने आप में स्ट्रगल करता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रगल आप किसी चीज़ को कर रहे हैं इन उद्देश्यों के लिए, तो जितना ज़रूरी है इन चीज़ों को बैलेंस करने के, इन चीज़ों को पाने की जितना ज़रूरत है, इन चीज़ों को पाने के लिए पढ़ाई करने की, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों में आपस में संतुलन किस तरीके से बनाया जाए मित्र, ठीक है मित्र। देखिए, हर इंसान के लिए ये 6 चीज़ तो ज़रूरी होती है। अब इस 6 चीज़ों को जो इंसान बड़े ही बारीकी तरीके से, जागरूकता तरीके से अपने आप में बैलेंस कर लेता है, वो व्यक्ति न 30 से 55 लाख रुपए की बचत कर सकता है, बल्कि अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि भी ला सकता है। देखिए मित्र, हर कोई व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं हो सकता है। अगर हम महात्मा गांधी के संदर्भ में बात करें तो ये सारणी पूरा पढ़ने के साथ साथ अगर सिर्फ हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में अगर सही तरीके से पढ़ लें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में समाहित हो जाएगी। बट इस चीज़ को हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना तो आवश्यक ही है, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली तरीके से आपको दर्शाना चाहते हैं। महात्मा गांधी का मैंने यहाँ पे नाम क्यों लिया? देखिए मित्र, महात्मा गांधी के बारे में देखिए तो वह हमेशा अपने प्रतिदिन व्यायाम करते थे। कहा जाता है कि वो 6 मील पैदल चला करते थे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। पहला चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ ये भी देखिए कि भोजन के संदर्भ में उन्होंने उपवास को बहुत अच्छा माना है कि अगर आप उपवास भी करते हैं तब भी आपकी शारीरिक की जो क्रिया विधि होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो आज के जीवन में कितने लोग कितना उपवास करते हैं भोजन को ध्यान में रखकर आप समझ सकते हैं। आज कितने लोग कितना ज़्यादा पैदल चलते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है मित्र। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य, अगर निश्चित रूप से अगर आपका भोजन अच्छा होगा, आप व्यायाम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अच्छा, ये चीज़ें किससे आएंगी? जागरूकता तो महात्मा गांधी के अंदर तो थी, ठीक है। एक चीज़ हम देख लेते हैं मित्र, कपड़ा के बारे में हम देख लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसे तो ज़रूर कम होते हैं, लेकिन उनके पास कपड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अपनी झूठी प्रतिष्ठा एवं शान दिखाने के लिए वो आवश्यकता से अधिक कपड़ों का यूज करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के देखिए, वहीं पर उनको नंगा फकीर ऐसे नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो देखिए अपने कुछ कपड़ों में अपना पूरा उन्होंने जीवन व्यतीत कर दिया था। वो अपने आप में खुशी महसूस करते थे। कारण ये था कि उनके अंदर वो उतनी समझदारी थी। अगर आप कम कपड़े में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो तो संतुष्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए? समझदारी होनी चाहिए। दूसरे से देखने के बजाय झूठी प्रतिष्ठा और शान बनाने से कहीं अच्छा है हम वो चीज़ अपनाएं जो मेरे लिए सिर्फ आवश्यक है, ठीक है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो ये सिद्धांत पर आपको चलना होगा, ठीक है मित्र। फिर देखते हैं, इस चीज़ में आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत होगी। शिक्षा के संदर्भ में अभी हम आपको बताएंगे। शिक्षा, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं मित्र, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि आखिर में हमारे लिए कौन सी बेटर डिग्री है और मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं कि उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। वो ज़्यादातर ग्रुप डी या सी या मजदूर वर्ग से जुड़े होने के कारण वह अपने बच्चों का भविष्य बेहतर तरीके से नहीं ले सकते हैं कि कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, कैसे आ रही है, इसमें कितना रिस्पांस है। तो इस तरीके के उनके अंदर समझ नहीं होते। और जो बच्चा होता है वो अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग न चलकर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे बहुत सारे आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही विद्यार्थी आईएएस का सपना देख लेता है, डॉक्टर का सपना देख लेता है, फिर बाद में वो चपरासी तक फार्म भरने लगता है, फिर वो बाद में आकर दुकान और डलिया तक करने लगता है। यहाँ तक कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि उच्च नौकरी का ख्वाब देखते देखते वो
ग्रुप डी तक नौकरी तक वो आ जाते हैं। अगर शुरुआती में वो ग्रुप डी की नौकरी का ख्याल में रख के तैयारी की होते हैं तो वो बहुत पहले ही सफल हो जाते हैं। लेकिन उनको अपने परिस्थितियों के बारे में पता नहीं, उनको अपने दूरदर्शिता के बारे में पता नहीं, ना तो उनके माँ बाप के बारे में बेहतर भविष्य के बारे में पता नहीं। तो एक सही प्लानिंग न होने की वजह से भी अगर आप देख लेते हैं कि लंबा समय इसमें लगता है, और लंबा समय की वजह से न केवल आपकी समय की बर्बादी होती है, अगर आप आकलन कर लोगे तो आपकी कम ही आयु में कम से कम 2 लाख या 1.5 लाख रुपए आपके ख़राब हो जाते हैं मात्र 20 से 25-30 साल के अंदर। तो ये एक नॉर्मली चीज़ है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सही दिशा निर्धारित न होने की वजह से आपके कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए इस तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। अगर उसे 3 लाख का अगर आप ब्याज के रूप में जोड़ दो, जो आपकी दोषपूर्ण नीतियों के द्वारा लिए गए हैं, उसको ब्याज के रूप में जोड़ दोगे तो आप समझ सकते हो कि आपका पूरी आयु यानी कि आपके मृत होने तक, यानी कि मान लेते हैं 60 और 65 वर्ष तक, न जाने कितने लाख रुपए बर्बाद हो गए थे। जबकि अगर आपने सही निर्णय लिया होता शिक्षा के संदर्भ में तो आपके न जाने कितने रुपए बैंक बैलेंस बचे होते हैं, और वह बैंक बैलेंस जो पैसा होता वो आपके बुढ़ापे के काम आता या तो आपके आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए काम आता। और यही सोच अगर आपकी होती तो आप अंदर से अपने आप को खुशहाली और समृद्धि महसूस करते। बट आपके गलत निर्णय लेने की वजह से आपके अंदर वो तनाव बढ़ गया कि मैंने इतना पैसा अनावश्यक रूप से खर्च कर दिया गया। मकान की अगर हम बात कर लेते हैं मित्र, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मकान में बहुत सारा पैसा तो ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन वहाँ के घरों के सदस्यों में बहुत ज़्यादा जागरूकता न होने के कारण उस चीज़ का बहुत तरीके से केयर नहीं किया जाता है। ठीक है, मकान उसी तरीके से जिस तरीके से आपका शरीर है, तो हमको उस तरीके से भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जहाँ 1 पैसे लगाने की ज़रूरत होती है वहाँ उसका करीब 4-5 गुना पैसा लगाते हैं। तो इसके वजह से भी अगर आप देखेंगे, अगर उनकी यही रूटीन बनती रहेगी तो वो 60 साल की आयु में, एक व्यक्ति 60 साल की आयु के संदर्भ में जाएगा तो न जाने कितने अनावश्यक रूप से वो पैसे खर्च कर देता है, सिर्फ अपने गलत निर्णयों के लेने की वजह से। तो इसके संदर्भ में भी काफ़ी दूरदर्शिता होनी चाहिए कि एक एक चीज़ पर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तब आपके बजट का निर्माण होगा। तो ऐसे में नहीं लिखा हो कि 30 से 35-55 लाख की बचत आप कैसे कर सकते हो। कहने का मतलब इंसान छोटी छोटी गलतियों से बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी मित्र, कुछ लोग कहते हैं कि कमाने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है बचाने वाला। जी हाँ, आप कितना कमाते हैं वो बहुत ज़्यादा उतना मायने नहीं रखता है, माने ये भी रखता है कि बचाने वाला कितना ज़्यादा बुद्धिमान और दूरदर्शिता है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनके जीवन में 1 लाख रुपए वो कमाते हैं, लेकिन तभी वो अपने जीवन को उतनी खुशहाली तरीके से नहीं महसूस कर पाते हैं। कारण ये होता है कि वो गलत तरीके से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस चीज़ का उनको एहसास बहुत बाद में होता है। लेकिन वही कुछ व्यक्ति कम ही पैसे कमाकर अपने जीवन काल में ढेर सारा पैसा बना भी लेता है और एक सम्मानित जीवन के साथ भी जीता है। तो इसके पीछे कारण यही है मित्र, सबसे बड़ी जागरूकता। तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे जो मैंने भूमिका यहाँ अभी तक आपके सामने बनाया, ये भूमिका आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है मित्र, तो ये आपका एक तरीके से पहला स्टेप का 1 भाग था कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता क्या है और इसमें संतुलन कैसे बनाया जा सके। ठीक है मित्र, अब हम आते हैं, देखते हैं कि एक चीज़ मैंने लिखा है बीमारी। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अभी तक तो कि आपके आउट की चीज़ ही थी कि घर कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसा होना चाहिए, इसमें दूरदर्शिता न होने की वजह से आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। एक सबसे बड़ा जो कारण मित्र है वो बीमारी। हाँ जी, बीमारी में स्वास्थ्य में मैं मानता हूँ कि चाहे व्यक्ति जितना भी कमाता है उसके 1/4 का भाग जो लगता है पूरे जीवन काल में उस व्यक्ति का पूरे कमाई का 1/4 पैसा सिर्फ उसके बीमारी में लगता है। लेकिन जो ये बीमारी भी आती है उसके जीवन काल में 1/4 इतना लग जाता है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जाता है। तो ये एक बहुसंख्यक के आधार पे, ऐसे रिपोर्ट नहीं, बहुसंख्यक के आधार पे।
तो बीमारी क्यों आती है, ये एक सवाल होता है कि आखिर में बीमारी आती क्यों है, और इस बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। और इससे सिर्फ समान व्यक्ति तो मान लीजिए ठीक है, मान लेते हैं कि परेशान वो हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जागरूकता नहीं होती, लेकिन इसमें एक शिक्षित वर्ग भी बहुत आ जाता है जिसके पास जागरूकता तो रहती भी है, लेकिन उसके अंदर पता नहीं क्या ऐसा बैलेंस करने की कैपेसिटी नहीं रहती है, जिसकी वजह से भी वो बीमारी के चपत में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है मित्र कि शिक्षा के साथ साथ जागरूकता होने के साथ अन्य भी चीज़ें की ज़रूरत होती है आपको बीमारी से बचने के लिए। ठीक है मित्र, तो इसमें हम देख लेते हैं कि बीमारी की अगर हम संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के समय में देखिए ढेर सारी बीमारियाँ फैली हुई हैं, चाहे वो अस्थमा के संबंधित बीमारी हो, चाहे वो कैंसर के संबंधित बीमारी हो, चाहे वो टीबी के संदर्भ में बीमारी हो, ठीक है मित्र, चाहे वो लकवा के संदर्भ में बीमारी हो, या तो फिर हमेशा जैसे बुखार आना, फीवर आना, जुकाम होना, ये छोटी छोटी मोटी जो बीमारियां आती हैं ये बीमारियां होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जोड़ों में दर्द काफ़ी ज़्यादा लोगों को उठता है एक समय के आने के बाद, ये भी अपने आप में बीमारियां होती हैं। कुछ ऐसे बीमारियां भी होती हैं जो बीपी वगैरह से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे बीमारी होती हैं जो गैस्ट्रिक से मरीजित होती हैं, लीवर से संबंधित होती है, किडनी से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो नेत्र से संबंधित हो जाती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दांतों से संबंधित हो जाती हैं। तो तमाम प्रकार की इस तरीके की आपके जीवन में बीमारियां आती क्यों हैं? तो ये इस बीमारियां का मतलब ये है कि बीमारी तभी आपके शरीर में आएगी जब कहीं ना कहीं जंग लगेगा, और जंग लगने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ें के साथ लापरवाह आप बने होंगे और आप अपने जीवन को सही तरीके से दिनचर्या के रूप में नहीं लाए होंगे, जिसकी वजह से ये सारी बीमारी आपके अंदर आ गई होगी। डायबिटीज भी है, तो ये सारी ऐसी बीमारी आ जाती हैं जिसकी वजह से आम व्यक्ति परेशान रहता है। परेशान केवल पैसे खर्च होने से भी नहीं होता है, पैसा तो जितना है उतना तो खर्च तो होगा ही। अगर आपकी समझ नहीं है तो 30 से 55 लाख पैसा तो खर्च हो, एक पैसे के कारण आपको अंदर तनाव आएगी, और दूसरा एक आपका शरीर रोगी है इसके वजह से भी तनाव आता है। एक तो दवा में पैसा जाता है, दूसरा हमारा शरीर रोगी है, हम उसके वजह से परेशान हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी शारीरिक क्षमता घटती चली जाती है जिससे कि हम और लेवल नहीं कर पाते हैं कि ताकि हम और पैसा कमा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि कुल मिला जुला कर कहीं ना कहीं बीमारी के कंडीशन में पैसे में कमी आती चली जा रही है, और बस इसका सिर्फ एक कारण है कि अपने अंदर जागरूकता न लाना। तो देखिए मित्र, इतने सारी बीमारियां हैं। अब इतने सारे बीमारियों में हम आपको यहाँ पे 4 पॉइंट के बारे में बताते हैं। देखिए मित्र, एक यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है नशा। नशा क्या होता है मित्र? देखिए नशा एक तरीके से लत होती है। हाँ मित्र, जैसे आज सबसे बड़ा नशा भौतिक संसाधनों का नशा। भौतिक संसाधनों का नशा का मतलब ये है कि गाड़ी होनी चाहिए, मोटर होना चाहिए, कार होना चाहिए, मोबाइल होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में इस समय बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं, या तो हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे युवा वर्ग से पौढ़ावस्था में भी हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं कि जहां मुझे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना चाहिए साइकिल से या खुद एक्सरसाइज करके, लोग वहां तुरंत गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल भराते हैं और दिन भर में 3-4 राउंड मारते रहते हैं। तो उनकी एक मेंटलिटी होती है और ये उनकी आदत में धीरे धीरे तब्दील हो जाती है। मोबाइल वगैरह है जो मानते हैं मोबाइल आज की दुनिया में कम्युनिकेशन के रूप में बहुत ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मोबाइल में के माध्यम से वो अपना समय अनावश्यक रूपों में देते हैं, ठीक है, जबकि वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अनावश्यक रूप में दिया हुआ न केवल आपका समय खर्च होता है, बल्कि कहीं न कहीं वो आपके अंदर तनाव की भी स्थिति लाता है। तनाव की स्थिति कैसे आता है मित्र? जैसे अनावश्यक समय में अगर आप देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कुछ लोग मनोरंजन देखते हैं, तो कुछ मनोरंजन तो सकारात्मक होते हैं, लेकिन कुछ मनोरंजन ऐसे होते हैं कि जो मस्तिष्क पर एक बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो दोनों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव छोड़ते हैं वो मनोरंजन खराब होता है। लेकिन अगर आप खुद मनोरंजन कर रहे हो, जैसे आप फिल्म देख रहे हो या कुछ और चीज़ें देख रहे हो, तो उसमें आपका क्या जाता है समय, और जबकि आपका लक्ष्य
कुछ और हैं और उच्च लक्ष्य के लिए आपको समय देना होता है, बट आप वहाँ पर उस चीज़ को दे नहीं पाते हो, जिसकी वजह से बाद में आपको ये लगता है यार ये तो गड़बड़ी हो गया। अब धीरे धीरे आप उसको क्या लेते हैं, तनाव की स्थिति में लेते हैं। लेकिन आप ये एक दिन तो ज़रूर सोचते हो, लेकिन फिर वही क्रिया वही प्रतिक्रिया बार बार होती रहती है आपके साथ, ठीक है। तो वो तनाव एक स्थिति वो भी बन जाती है कि तनाव की, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा से नशा जो भौतिक संसाधनों का है इस पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये भी आपके अंदर एक साइको बीमारी को जन्म देता है। और साइको बीमारी को जन्म देता है तो कोई भी बीमारी है तो उसमें पैसा का हानि निश्चित है, समय का हानि है तो पैसा का भी हानि है मित्र। दूसरी चीज़ है शराब पीना मित्र। शराब, सिगरेट, हुक्का पीना, मादक पदार्थों का सेवन करना और अपराध के दलदल में जाना, ये भी एक नशा का बहुत बड़ा कारण है मित्र। जैसे एक मैंने नवभारत टाइम्स में कभी पढ़ा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि लगभग हमारे के यहाँ 18 वर्ष के बाद और 35 वर्ष के बीच की आयु को अगर देख लिया जाए, 18 से 21 वर्ष में, 18-21 वर्ष के बीच में ही 21 वर्ष के बीच में लगभग जितने युवा टाइप के हैं 35 वर्ष तक, तो उनमें से हम मान लेते हैं 88% जो लोग होते हैं लगभग मित्र, हाँ 88% लोग जो होते हैं, यहाँ पे देखिए शराब, सिगरेट और हुक्का, मादक पदार्थों का सेवन, इनमें से जितने भी युवा होते हैं 12% छोड़ दिया जाए, 88% ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं न कहीं धूम्रपान या नशा की लत में लग जाते हैं मित्र। बहुत ध्यान से सुनिए जाए, 88% की लत जो लग जाती है वो 21 वर्ष 18 वर्ष की अवस्था में लग जाती है। अब ये लत हर वृद्धावस्था तो युवा अवस्था से ही होकर गुजरेगा ना मित्र। हर वृद्धावस्था कहाँ से गुजरेगा, युवा अवस्था। अब सोचिए कि 20 साल और 60 साल यानी कि 40 साल की अवस्था में, अब ये चीज़ 40 साल की अवस्था में जब ये लत पड़ जाएगी तो इनमें से ये रिपोर्ट में बताया गया था कि जैसे 100 में 88% को लत हो जाता है तो इनमें से मात्र 88% को 100% मान लेते हैं तो 17% ही छोड़ पाते हैं, बाकी 83% लत को छोड़ नहीं पाते मित्र। हाँ, जो लत आपके 25 साल में पड़ जाती है, चाहे सिगरेट पीने की लत हो जाए, चाहे शराब पीने की लत हो जाए, उनमें से मात्र 17% ही लोग छोड़ पाते हैं, बाकी 83% लोग नहीं छोड़ पाते हैं। कारण क्या होता है उसमें ये भी बताया गया था मित्र कि 17% जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं से ये बात की जानकारी मिल जाती है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। कोई ना कोई उनको अपने समाज में बताने वाला मिल जाता है या कभी उनके सामने विकट परिस्थितियां कभी खड़ी हो जाती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 17% व्यक्ति छोड़ देता है, बट 83% जो व्यक्ति होते हैं ये इन्हीं नशे और लत के साथ चलते हैं। अब जरा सोचिए, यहीं पर आप सोचिएगा मित्र, यहीं पर ध्यान से सोचिएगा। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, धूम्रपान खाता है, अगर एक व्यक्ति के अपने जीवन काल में 2000 रुपये कम से कम अगर आप जोड़ लो तो गणना कर सकते हो कि वो व्यक्ति 40 वर्ष में कितने रुपये खर्च करता होगा। और जो चीज़ें आप नशा में अपना रहे हो मित्र, तो वो आपके सेहत के लिए तो लाभदायक तो है नहीं, वो तो सेहत के लिए लाभदायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए हानिकारक हो जाती है। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए क्या होती है, हानिकारक हो जाएगी। आपका जो शरीर का पार्ट है वो कमज़ोर पड़ने लगेगा, और जब शरीर का पार्ट कमज़ोर होने पड़ेगा तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। आप कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी तो आप उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। उसके अलावा कार्य करने की क्षमता होने का मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाना। प्रतिरक्षा कमज़ोर तंत्र होने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे आपके अंदर रोग आना चालू हो जाएगा। जब रोग आना चालू हो जाएगा तो दवाओं का बोझ बढ़ने लगेगा। जब दवाओं का बोझ बढ़ने लगेगा तो एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि जहां आपको 70 वर्ष जीना चाहिए वहीं आप 60 वर्ष को प्राप्त कर लिए या उससे भी कम आयु को प्राप्त कर लिए। हाँ मित्र, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें नशा के लत में उनको कैंसर हो जाता है, उनको अस्थमा हो जाता है, उनको दमा हो जाता है, वो बीपी के मरीज हो जाते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, उनको टीबी का रोग हो जाता है। तमाम ऐसे रोग उनको चपेट में ले लेते हैं, जिसके वजह से ये मान के चलते हैं मित्र, ऐसे व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति इन नशा से दूर रहते हैं, वो जो नशा के लत में रहते हैं वो उनके अपेक्षा कम से कम 10 से 15 साल जीते हैं।
सोच सकते हैं मित्र, 10 से 15 साल जीते हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन 2000 रुपया बचाता है और इतने साल में कार्य करने की क्षमता भी उसकी बढ़ती है और वो 10 साल 15 साल एक्स्ट्रा जीता है। अगर वो 8-9 हज़ार रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है, तो वो आगे भी जिस क्षेत्र में होगा वो कमाएगा ही। तो इसका मतलब अगर पूरा जोड़ लेंगे तो आपको नहीं लगता है क्या 30 से 35 लाख रुपए तक की बचत हो पाएगी, और ख़ासकर उसमें ब्याज भी लगा दिया जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इतना बचत हो सकती है। बट ज़्यादातर व्यक्ति इससे संबंधित हैं, इन रोगों से संबंधित हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे भारत की जितनी आबादी है उन आबादी में लगभग 70% तो इसके शिकार तय हैं। मुझे आप रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है मित्र, आप अपने ही आसपास के वातावरण को ध्यान में रखकर देखिए, अपने गांव को देखिए, अपने पड़ोस में देखिए, अपने रहने वाले घर में देखिए। कहीं रिपोर्ट देखने की जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके यहाँ कल्चर है वो कल्चर कहीं ना कहीं इकोसिस्टम से प्रभावित ही है, तो वो भी चीज़ें वहाँ पे भी रहेगी। तो मैं मानता हूँ कि 70% लोगों के साथ इस तरीके से होता है जो 30 से 55 लाख रुपए अनावश्यक रूप से खर्च कर देते हैं। ठीक है मित्र, जैसा अभी मैंने इसके पीछे बताया सारी चीज़ों को, उस चीज़ को थोड़ा सा अपने ध्यान में लाइएगा, उसको रिवाइज कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मित्र, तो जो ये सारे रोग आते हैं तो कहीं ना कहीं भौतिक संसाधनों का नशा होना, शराब पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, मादक पदार्थों का सेवन करना, और ये आप देख रहे हैं कि 21 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मित्र, दूसरा चीज़ क्या होता है, इंसान के अंदर जागरूकता नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं, उनके पास पर्याप्त पैसा है, बट उनको ये भी नहीं पता होता है कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार क्या होता है, वो पैसे खर्च करते हैं लेकिन रोज़ का एक ही खाना खाते हैं। खाना कब खाना चाहिए, उसका समय कैसा होना चाहिए, वो भी पता नहीं रहता है। उनको जलवायु में होने वाले परिवर्तन के तापमान के बारे में पता नहीं रहता है, किस तापमान में हमारे शरीर का हार्मोन सक्रिय होता है, या हमारे एंजाइम सक्रिय होते हैं, या हमारा भोजन आसानी से पचता है। इस संदर्भ में उन सबको पता नहीं होता है। तो और दूषित भोजन का मतलब यही होता है कि हमारे आसपास बहुत ऐसे ग्रामीण जीवन के लोग हैं मित्र, जो भोजन को सही तरीके से ढक कर नहीं रखते हैं, उसमें सारे फंगस वगैरह लग जाते हैं, मौसम को ध्यान में नहीं रखते हैं, किचनों की सफाई वगैरह नहीं करते हैं, जिससे वजह से एक तरीके से उनको दूषित भोजन मिलता है। ऐसे वजह से कुछ बीमारियां बच्चों में हमेशा आती रहती है, और जो गार्जियन लोग होते हैं, जो व्यक्ति लोग होते हैं, वो परेशान होते रहते हैं, सिर्फ एक गलत तरीके से निर्णय न लेने की वजह से, सिर्फ एक जागरूकता न होने की वजह से ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ भी पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। रोगी के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या कम। हाँ मित्र, एक कारण ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ जितने ज़्यादा रोगी हैं उसके अनुपात में डॉक्टर नहीं है। कारण यही है कि आप देख सकते हैं कि जितना प्रति व्यक्ति का एक दिन का इनकम नहीं होता है हमारे भारत में, उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टरों की फ़ीस हो जाती है। आप समझ सकते हैं, अगर एक रोगी बेचारा अगर इस तरीके के किसी के घर में डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाए, या अस्थमा या टीबी का हो जाए, तो एक सामान्य व्यक्ति की जो इस समय इनकम है वो डॉक्टरों की फ़ीस या उनका इलाज, महंगी इलाज करवाने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है मित्र, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। क्यों? कारण ये है कि डॉक्टरों की संख्या कम है। जहाँ डॉक्टरों की संख्या कम है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे महंगाई तो आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है ना मित्र, क्योंकि डिमांड क्या है, ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, डॉक्टरों की संख्या कम है, तो जब डॉक्टरों की संख्या कम होगी तो दवाइयों की कीमत, डॉक्टरों की फीस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों की संख्या कम और डिमांड ज़्यादा है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आम नागरिकों के पैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं मित्र। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं। दूसरा ये है भौतिकतावादी की चकाचौंध। तो ये भी मैंने क्यों लिखा हूँ, देखिए मित्र, भौतिकतावादी की चकाचौंध का मतलब ये है कि आज के जीवन में हर व्यक्ति भाग दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है। वो पैसा 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 कमाना। अरे भाई, पैसा किस लिए कमा रहे हो? बैंक बैलेंस करने के लिए कमा रहे हो, खुशहाली के लिए कमा रहे हो? तो इस तरफ भागने से पहले थोड़ा से आप जागरूकता पर भी ध्यान दो।
क्यों? क्योंकि भागते 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 अगर ये सब चीज़ ध्यान में नहीं रही तो एक तरीके से कमाते रहोगे, दूसरी तरफ से जाता रहेगा, एक तरफ से कमाते रहोगे, दूसरी तरफ से जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जागरूकता नहीं है। ठीक है, तो ये भौतिकतावादी की चकाचौंध में जो आगे जाने की भूख है, ये कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ देती है। इसलिए थोड़ा सा इस पर भी आप चिंतन करने का प्रयास करिएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने शरीर को आराम नहीं दे पाता है। वो सुतता तो जरूर है, सोता जरूर है, नींद तो जरूर लेता है, लेकिन उसका जो माइंड होता है वो तनाव की स्थिति में रहता है। क्यों तनाव की स्थिति में रहता है? भौतिकतावाद का असर है और आगे जाने की भूख है, तो वो सोते हुए भी सही तरीके से आराम नहीं कर पाता है और उसके जीवन में एक तरीके से थकान ही थकान रहती है। क्यों? सिर्फ एक गलत सोच के नाते, एक गलत सोच के कारण वो अपने जीवन को थकान में तब्दील कर लेता है और सही तरीके से समय नहीं निकाल पाता है। व्यायाम बहुत ज़रूरी है मित्र। अगर आप व्यायाम करते हो तो मैं ये मानता हूँ कि व्यायाम से अच्छा आपके जीवन में कोई भी दवा नहीं है, कोई भी दवा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यायाम इसलिए माने अच्छा है क्योंकि अगर आप व्यायाम करते हो तो आपका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसके सारे अंग, सारे पार्ट काम करते रहते हैं। तो जो आप थोड़ा सा ये नशा वगैरह लेते हो ना मित्र, ये व्यायाम करने से या जो आप ज़्यादा वर्क करते हो, जो आपको तनाव आता है, व्यायाम करने से इस सारी चीज़ों का प्रभाव कम हो जाता है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम देखने को मिलता है कि उनके पास समय भी होता है, वो कुछ करते भी नहीं है, तब भी वो व्यायाम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समाज में धीरे धीरे इंसान साइक्लो रूप से तनाव लेता चला जा रहा है। समय होने के बावजूद भी वो व्यायाम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो खास तौर आज देख रहे हैं कि मोबाइल की दुनिया में लोग ज़्यादा अपने आप में उसमें व्यस्त रखते हैं, जिसका कोई विशेष लाभ नहीं है, चाहे तो आधा घंटा समय निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है मित्र, तो एक बार मैं आपसे और कहना यहाँ पे चाहूँगा कि ये वीडियो समान नागरिकों को ज़रूर आप शेयर करिएगा, उनको ज़रूर कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी और मेरा भी समय सार्थक होगा, मेरी सोच भी सार्थक होगी। मित्र, इसमें आप लोग ज़रूर सहयोग करिएगा, ये आम लोगों तक ये मैसेज आप पहुंचाने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कुछ लोग तो जानते जरूर हैं हल्का फुल्का, लेकिन उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती। किंतु अगर उनके सामने विश्लेषण करके कर दिया जाए तो मैं मानता हूं अगर ये 100 व्यक्ति तक पहुंचता है, अगर 100 में से एक व्यक्ति भी अगर ये बात सुन लिया तो मैं मानता हूं कि हमारे देश में 25 करोड़ की आबादी है। अगर कुछ चंद तक ये पहुंच गया तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानूंगा। ठीक है मित्र, और इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है और ये आपका सहयोग भी है और ये आपका एक सच्चे नागरिक के रूप में मूल कर्तव्य का दायित्व भी है, तो इसको जरूर आप करिएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए भौतिकतावादी की चकाचौंध। ठीक है, तो इसमें भी तनाव है, व्यायाम नहीं कर पाते, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है मित्र। तो ये सारे कारण होते हैं कहीं ना कहीं आपके बीमारी के पीछे। ठीक है, और यही बीमारी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो देखिए मित्र, बीमारी के अलावा जो परिणाम होते हैं, जो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी मैंने लिखी है। बीमारी का एक कारण होता है आपके लाइफ में प्रदूषण। जी हाँ, प्रदूषण भी कहीं न कहीं व्यक्ति को तमाम प्रकार के कुछ न कुछ उसके तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करते रहते हैं, जो उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इससे भी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रदूषण में आप देखते हो कि ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, रेडिएक्टिव तत्व प्रदूषण। हाँ मित्र, बहुत सारे प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मतलब ये होता है कि जो आपके कानों के लिए जितने डेसिबल होने की आवश्यकता है ध्वनि की, उससे कहीं ज़्यादा डेसिबल आप सुनने को मिलता है। जैसे मोटर वाहनों का तेज़ी से हॉर्न बजाना या फिर ट्रेनों का तेज़ी से आपके पास से होकर गुजरना या आसपास लोग बैठे हुए शोरगुल मचाना, तमाम प्रकार के इस तरीके से 60 डेसिबल से ऊपर होने पर कहीं ना कहीं आपको
प्रभावित करता है। इसके अलावा बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। इसके बाद वायु प्रदूषण के बारे में देख लीजिए मित्र। वायु प्रदूषण में अगर आप देख रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या आप देख सकते हो, ओजोन परत की भी आप समस्या देख सकते हो। तो वायु प्रदूषण की वजह से न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोरी उत्पन्न हो रही है, तनाव उत्पन्न हो रहा है, अस्थमा एवं दमा एवं बीपी तमाम प्रकार के रोग भी वायु प्रदूषण के ही कारण होते हैं। जलवायु परिवर्तन भी इसी के कारण से होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के गैसेज होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम प्रकार के ऐसे जहरीले गैस होते हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। वो भी एक रोग का बड़ा कारण बनता है। दूसरा मित्र जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी देखिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जैसे स्वच्छता का अभियान चलाया गया था कि स्वच्छता का अभियान काफ़ी ज़्यादा सार्थक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो सार्थक नहीं हो पाया है। फिर भी कोशिशें की जा रही हैं, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग इसका पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन अब चीज़ें जो आई थी, थोड़ा देखते होंगे कि डस्टबिन वगैरह पहले बहुत ज़्यादा सड़कों पर लगा हुआ था, लोग जागरूक हुआ करते थे। लेकिन होता क्या कि जब समाज का कोई बड़ा वर्ग नहीं सुधरता है तो जो सुधरे हुए भी लोग होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको अपने आप को सुधारना है, दूसरे को देखकर नहीं है। दूसरा का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको न सामाजिक दायित्व मान के चलिएगा, लेकिन एक आत्मीयता के दायित्व को मानकर अपने आप को सुधारने का प्रयास करिएगा। ठीक है मित्र, तो आप देख सकते हैं कि जल प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के नदियों में, तालाबों में ये सब विभिन्न प्रकार के कचरे फेंके जाते हैं, मलों का विसर्जन होता है, विभिन्न प्रकार के जानवरों को मार के छोड़ दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की कंपनियों से कचरे निकलते हैं, तेल और रसायन निकलते रहते हैं, जो केवल न मानव के लिए ही ये क्षति है बल्कि सूक्ष्म जीवों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं मानव से भी है। ठीक है मित्र, तो जल प्रदूषण भी इस तरीके से। रेडियो एक्टिव पदार्थ आप देख रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित ढेर सारी चीज़ें बन रहे हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी वगैरह बन रहे हैं, जिसका संबंध कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव तत्व से है, जो कहीं ना कहीं उसके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती रहती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रदूषण से भी ढेर सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, और इसी रोग के तमाम प्रकार के कारण व्यक्ति के अंदर तनाव आता है। प्रदूषण के भी कारण तनाव आता है, यानी कि तनाव का तो बहुत बड़ा कारण है मित्र। तनाव का सिर्फ प्रदूषण नहीं हो सकते हैं। तनाव का कारण देखिए मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, ये सारे तनाव के कारण हैं, अभी मैं इसको बताऊँगा। व्यायाम का न होना ये भी बीमारी का कारण होता है। हाँ, एक मित्र देखिए सूक्ष्म जीव। कभी कभी क्या होता है कि आप सूक्ष्म जीव सबसे ज़्यादा आते कैसे हैं? सूक्ष्म जीव का उत्पन्न सबसे ज़्यादा किससे होता है? सूक्ष्म जीवों का उत्पन्न होना आपके अंदर स्वच्छता का ध्यान न रखा जाना। ये सूक्ष्म जीव मामूली से टेम्परेचर को उतार चढ़ाव की वजह से आपके रसोई घर में या आसपास या आपके कपड़े में या आपके शरीर में तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। बस इनसे बचने का एक ही तरीका ज़्यादा से ज़्यादा है कि आप अपने अंदर सफाई को रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की सफाई करिए, हाथों की सफाई करिए, अपने आसपास के वातावरण को सफाई करिए। क्योंकि ये मामूली से टेम्परेचर के उतार चढ़ाव पर उत्पन्न हो जाते हैं। देखने में तो बहुत ही सूक्ष्म लगते हैं, आप तो देख ही नहीं पाओगे क्योंकि ये माइक्रोस्कोपी जीव होते हैं। देखने में तो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन घातक बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही भयानक घातक होता है। कहने का मतलब ये प्रवेश करेंगे तो आपको तनिक भी पता नहीं चलेगा। वही इंसान अगर मुक्का मारेगा, लाठी मारेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन उसके द्वारा जो आपके ऊपर प्रहार किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक इसका प्रहार है। और इससे सिर्फ एक ही बचने का रास्ता है, सफाई। और वो सफाई टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के ध्यान में रखते हुए। ठीक है मित्र, तो इससे बचने के लिए ये है सूक्ष्मजीव, ये भी विभिन्न प्रकार के रोग का कारण बनता है आपके घर में, उस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन हमारे घर में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण जीवन में या शहरी भी क्षेत्र में लोग हैं जो पढ़े भी हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट के लड़के भी हैं, वो लोग भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसको अपने व्यवहारिक जीवन में
अप्लाई नहीं कर पाते हैं मित्र। इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ जो चीज़ें मैं सैद्धांतिक रूप से पढ़ा हूँ उसको आप तक व्यवहारिक रूप से पहुँचाऊँ, ताकि आप इसको अमल में लाकर ये जो 30 से 55 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं और आप तनाव लेते हैं उससे बच सके मित्र। ठीक है, कमाने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है बचाने वाला। बचाने वाले का मतलब ये नहीं कि कंजूसी करना, बचाने का मतलब ये नहीं कि कंजूसी करना कि आप सही तरीके से खाओ नहीं, आप सही तरीके से पढ़ो नहीं, आप सही तरीके से अपने आप को मेंटेन करो, ये बचाने का मतलब नहीं होता है। बचाने का मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ों को फैक्टर जानो जो कहीं ना कहीं बाह्य रूप में आकर प्रभावित करके आपके पैसे को छीन के लेकर चले जाते हैं, इसको बचाना कहते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है। कंजूसी करोगे तो संतुलित आहार ले पाओगे, तब भी तो आप रोग के घर बन पाओगे। तो कंजूसी भी कहीं ना कहीं आपके लिए रोग का कारण बन जाता है, उसको बचाना नहीं कहते हैं। उसको इन्वेस्ट करोगे तो 1 रुपया 2 रुपये बचाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 रुपया लगा देते हैं, सही तरीके से खाते नहीं हैं, सही तरीके से पहनते नहीं हैं, एक रिक्वायरमेंट है, सही तरीके से कपड़े नहीं साफ करते हैं। तो ये सब चीज़ें 2 रुपये लगा कर 10 रुपये आपको बचाना है तो ये सब भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप खर्च कैसे करोगे? जब आपके अंदर मित्र जागरूकता होगी। जागरूकता ही आपको खुशहाली और समृद्धि लाएगी, आपको पैसे की बचत करेगी। तो ये सूक्ष्मजीव व्यायाम का होना, तनाव न लेना, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती है मित्र तो चारों के स्थिति में प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखा है मित्र, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र ये होता है एक तरीके से कि आपके शरीर में एक तरीके से ऐसे कह सकते हो एक ऐसा सुरक्षा कवच है, सूक्ष्मदर्शी सुरक्षा कवच है जो आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके आपको मेंटेन बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो एक तरीके से ये आपको नेचुरलिटी रूप से प्राप्त होती है मित्र। ठीक है, तो ये अगर लेकिन कब तक साथ देगा आपका प्रतिरक्षा तंत्र? उसके लिए आपका भी तो सहयोग होना चाहिए, जो प्रकृति ने आपको प्रदान किया है। प्रकृति ने क्या प्रदान किया है? प्रकृति ने आपको शरीर प्रदान किया गया। शरीर आपके लिए साधन है मित्र, शरीर आपका उद्देश्य नहीं है, शरीर आपका साधन है। साधन का मतलब ये है कि इस शरीर के माध्यम से आपको समाज को दे सको, कुछ अपने आप को दे सको, यही एक साधन है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझिएगा। बहुत सारे मोटिवेशनल में ये चीज़ बताया हूँ, पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और रोग बढ़ता हुआ स्तर, घटता हुई आयु। इसका मतलब क्या? प्रतिरक्षा तंत्र मित्र जैसे ही कमज़ोर होता है वैसे आपके अंदर ढेर सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जब शरीर रोगी हो जाता है मित्र तो सिर्फ अपना शरीर अपना ही बोझ नहीं लगता है, बल्कि आपके अंदर जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं कभी कभी उनके लिए भी बोझ उत्पन्न हो जाता है मित्र। ये व्यवहारिक रूप से मानिएगा। हालांकि उनके रोग से तो उनको दुख है, लेकिन बोझ भी हो। कुछ बोझ ऐसे होते हैं कि अपनी खुशी नहीं खोना चाहते हैं। कहने का मतलब खुशी छीनने का मतलब कि अगर आप बीमार पड़े हो तो उनको बार बार आपके लिए करना पड़ता है। कुछ चंद टाइप के ऐसे स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आपकी पीड़ा को देख नहीं सकते हैं, भावनात्मक रूप से होते हैं, तो वो भी बोझ ही होता है। लेकिन दोनों बोझ में अंतर है, एक में दुख है तो एक में आपके जाने से सुख भी है। ये चीज़ समझ रहे होंगे। भावनात्मक रूप से जुड़े आपकी पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, लगाव उनको बहुत है, आपके लिए सेवा हर तरीके से करते हैं, लेकिन आपकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना समय नहीं खर्च करना चाहते हैं, अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, वो आपको समय नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए आप दूसरे के लिए भी बोझ हो सकते हैं जब आपका शरीर रोगी हो जाता है। और जब शरीर रोगी हो जाता है मित्र तो फिर आयु जो होती है वो धीरे धीरे कम ही हो जाती है। तो शरीर रोगी होने का मतलब कि पैसा फिर लगेगा, आयु कम होने का मतलब जहाँ 10 साल आप जीवन प्राप्त करने वाले थे और 10 साल तक जहाँ आप अपना समय दे सकते थे अर्निंग में, वो भी खो दिए। और उसका ब्याज रूप में जोड़ेंगे तो 30-55 लाख नहीं हो जाएगा मित्र, निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को गणना करिएगा।
अब ये सारी चीज़ें हो गई मित्र कि बीमारी कैसे आती है, इंसान को आवश्यकता क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी आवश्यकताओं में किस तरीके से बैलेंस होना चाहिए, बीमारी के कारण कौन कौन से होते हैं, बीमारी कौन कौन सी होती है, उसके पीछे मेन फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से इतना पैसा लगता है। ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपने एनालिसिस कर लिया। अब आते हैं मित्र सबसे बड़ी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो आपकी सारी समस्या होगी, ये आपकी सारी समस्या होगी और इस समस्या के दौरान आपके कितने पैसे खर्च होते हैं वो हो गया। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ हम अपनाएं जिससे कि हम इससे बच सकें मित्र, इससे हम बच सकें। तो इससे बचने के लिए मित्र कुछ बातों को आपको बहुत ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक आप इस चीज़ को सुनिएगा मित्र। देखिए मित्र, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इन बातों को रखने के लिए आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। जी हाँ, जागरूकता होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये है कि आप उसको अमल में लाइए, व्यवहारिक रूप से वो ज़िंदगी जीने का प्रयास करिए मित्र। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। जागरूकता आती कैसे है मित्र? शिक्षा, अनुभव और पुरुषार्थ की भावना होनी चाहिए। जी हाँ, तो मित्र शिक्षा का कितना ज़्यादा महत्व है मैं अपने पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूँ, अनुभव क्या चीज़ होता है ये भी मैंने बताया हूँ, और पुरुषार्थ क्या चीज़ होता है ये भी मैंने आपको बताया हूँ। हाँ मित्र, अगर आपके अंदर शिक्षा है, अनुभव भी है, लेकिन अगर पुरुषार्थ की भावना नहीं होगी आपके अंदर, तो ये चारों चीज़ जानने के बावजूद भी आपका कुछ परसेंटेज यहाँ तो घट तो जरूर जाएगा 30 से 55 लाख में, लेकिन कहीं न कहीं आप प्रभावित रहोगे। तो इसलिए अगर 30 से 55 लाख रुपए की बचत करना चाहते हो तो शिक्षा, अनुभव के साथ साथ आपके अंदर एक पुरुषार्थ की भी भावना होनी चाहिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया हूँ, वो वीडियो मेरा था जीवन की वास्तविकता की खोज और संतुलन का आधार, वहाँ पे मैंने ये लेक्चर दिया हुआ है पुरुषार्थ की। तो आइए मित्र, वो चारों बातों क्या हैं यहाँ पर हम वो चीज़ को ध्यान में रखिए। देखिए मित्र, एक व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, वो जीवन जो होता है वो कई पर्यावरण के स्तर से होकर गुजरता है। आपने सामाजिक पर्यावरण सुना होगा, प्राकृतिक पर्यावरण सुना होगा, लेकिन उसके बाद भी आज दो पर्यावरण के बारे में आप और सुन लीजिए। ठीक है, इंटरनल चीज़ में एक होता है आपके घर का पर्यावरण, आपका किचन का पर्यावरण, वहाँ पे भी जाना पड़ता है, और एक होता है कि आपके शरीर के अंदर का भी पर्यावरण होता है। हाँ मित्र, अब इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्र, प्राकृतिक पर्यावरण, जी हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण की आपके अंदर समझ होनी चाहिए। देखिए मित्र, प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब ये होता है कि अगर जब प्रकृति सही होगा तो हमारा समाज भी सही होगा। आप देख सकते हैं कि जंगल तेज़ी से कट रहे हैं और जहरीले गैसें आ रहे हैं, तो कितनी उमस भरी लोगों की ज़िंदगी हो रही है और लोगों को कितना सर दर्द, बुखार, ये तमाम प्रकार जैसे बीमारियां आए दिन उनको घेरी रहती है। ये कारण ही क्या है कि सही तरीके से प्रकृति का संतुलन न होना। इसलिए आपको वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, कहने का मतलब इन तीनों मंडलों को आपको स्वच्छ रखना होगा मित्र। हाँ, स्वच्छ रखना होगा। ये स्वच्छ रहेंगे तो हम भी स्वच्छ रहेंगे, तो इसकी भी समझ होनी चाहिए। तो इसके लिए दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया हूँ मित्र। हालांकि प्राकृतिक पर्यावरण का संबंध जो है वो पूरे पर्यावरण से संबंध है। जब हम पर्यावरण की पूरी तरीके से क्लास पढ़ाएंगे या जियोग्राफी के पढ़ाएंगे तब वहाँ पर पूरी तरीके से आपको पर्यावरण समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ बात ये हो रही है कि हम बीमारी से कैसे बचें, तो उसके संदर्भ में वो सिर्फ एक छोटा सा संक्षेप में यहाँ पे मैं बात कर दे रहा हूँ। तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल आपका क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, तभी प्राकृतिक पर्यावरण अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखा, एक वन और एक आर्द्र भूमि। हाँ मित्र, पेड़ों को लगाया जाना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेड़ मुझे ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है मित्र, ऑक्सीजन देते भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते भी हैं और हमको छाया भी प्रदान करते हैं और मुझे वायु भी देते हैं। यानी कि वृक्षों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, और जल का स्तर भी वो मेंटेन किए रहते हैं, भूमि का अपरदन भी नहीं करने देते, बहुत सारे उसके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वृक्ष जो वन होता है मित्र, उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है?
कारण ये है मित्र, क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं और ऑक्सीजन आपके फेफड़े के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर फेफड़े में जितने शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा उतने ही रुधिर परिसंचरण तंत्र आपका फास्ट होगा। इस तरीके से समझ लीजिए ऑक्सीजन हमारे जीवन में उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से किसी गाड़ी में चलाने के लिए, किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसके इंजन में पेट्रोल देने की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है, ईंधन के नहीं चल सकती है, उसी तरीके से बिना ऑक्सीजन के आपका शरीर सही तरीके से नहीं चल पाएगा। ऑक्सीजन ही एक तरीके से वो ईंधन है जो आपके रुधिर परिसंचरण तंत्र को गति करवाता है और सारे अंग को स्वच्छ बनाता है और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने के बाद आपके शरीर में ब्लड रहने के बावजूद भी आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे मित्र। इसलिए इसको वृक्ष को फेफड़ा कहा गया है। फेफड़ा का मतलब ऑक्सीजन जितने ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छे से रुधिर परिसंचरण तंत्र होगा। जितने ज़्यादा जितने अच्छे से रुधिर परिसंचरण तंत्र होगा उतने ही आपको शुद्ध रक्त मिलेगा, उतने ही ज़्यादा आपके अंग काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसलिए ये मित्र, ये वन की सुरक्षा करने का दायित्व तो आपका भी है और पेड़ पौधे भी लगाने का दायित्व तो आपका भी है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध डायरेक्ट आपके जीवन से, आपकी आयु से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को समझने का आप पूरा प्रयास करिएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मना लेने से काम नहीं चलता है, ठीक है मित्र। तो ये सारे जो आप डे मनाते हो, पर्यावरण दिवस या पृथ्वी दिवस या फिर जल दिवस, तमाम प्रकार के दिवस आप मनाते हो, उन सारे दिवस का तभी इम्पोर्टेंट होगा जब आप उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, ठीक है मित्र। अप्लाई करना इस चीज़ को। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? देखिए मित्र, आर्द्र भूमि पर भी विशेष तरीके से गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, आपको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ देखिए तालाब हुआ करते थे, हमारे यहाँ तालाब बहुत हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे तालाब, झील ये धीरे धीरे कहीं न कहीं कम होते चले जा रहे हैं और इनको जीर्णोद्धार करना बहुत ज़रूरी है मित्र। क्यों? क्योंकि ये जो तालाब और झील होते हैं ये न केवल मुझे गर्मियों में ठंडक से राहत पहुंचाते हैं, बल्कि ये कहीं न कहीं हमारे जो भूमि का जल स्तर है ये काफ़ी मेंटेन किए रहते हैं। बट होता क्या है कि आज ये तालाब और झीलों में ज़्यादातर प्लास्टिक चीज़ें इतनी ज़्यादा डाल दी जाती हैं, जो प्लास्टिक चीज़ें न केवल जो पृथ्वी के अंदर केशनलिका हैं उसको बाधित करती हैं, बल्कि प्लास्टिक वगैरह अपने केमिकल रसायन से जल को दूषित करती चली जा रही हैं। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि आर्द्र भूमि को भी बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का गुर्दा है मित्र। जिस तरीके से आपका गुर्दा है, आपका गुर्दा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझ सकते हो कि सारे अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य आपका गुर्दा करता है, जो रक्त को शुद्धिकरण बनाने में काफ़ी मेंटेन करता है। वही चीज़ पृथ्वी के लिए ये आर्द्र भूमि करती है। इसलिए आपको अपने ही गुर्दे के समान इसको भी समझना चाहिए। अगर ये भी सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। अगर आर्द्र भूमि नहीं रहेगा तो फिर आप पृथ्वी बन के भी कल्पना नहीं कर सकते हो, फेफड़े की भी कल्पना नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर जिस पृथ्वी के अंदर आर्द्रता नहीं रहेगी तो वहाँ पर धीरे धीरे सूखा की स्थिति पड़ती चली जाएगी और वो भूमि धीरे धीरे बंजर की स्थिति में हो जाएगा। ऐसे स्थिति में पेड़ पौधों उगना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्र, ठीक है। तो ये आपके अंदर थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए और ये पूरे समाज के लिए ये संदेश जाना चाहिए, ठीक है मित्र। दूसरा आते हैं सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण का मित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके, चूँकि पृथ्वी पर अगर कोई इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है तो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी मानव है। सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी मानव है मित्र। सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कौन सा है? मानव है। अब ये जो मानव है मित्र, ये सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है। तो समाज जो आपका है वो समाज भी स्वच्छ होना चाहिए। आपका पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए, आपके परिवार के लोग भी अच्छे होने चाहिए, आपके मित्रगण भी अच्छे होने चाहिए, आपके व्यवसायी लोग भी अच्छे होने चाहिए। तमाम प्रकार के अगर ये स्वच्छ वातावरण रहेगा तो आपके अंदर तनाव की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन
हमारा क्या समाज अच्छा है मित्र? अगर हमारा समाज बहुत ज़्यादा अच्छा होता तो आप ज़रा कल्पना कर सकते हो कि इतने न्यायालय, इतने थाने, इतने सारी गतिविधियाँ उत्पन्न हो रही है। अगर आप देख लो तो कोई न किसी का हड़पने के चक्कर में, शोषण करने के चक्कर में लगा हुआ है, और कोई बेचारा अपना बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके मानसिक जो कुंठा है वो संतुलित नहीं है। कहीं ना कहीं इससे घृणा की भावना भरी हुई है, जबकि फ़ायदा उससे कुछ ही नहीं होता, क्योंकि कोई इंसान पागल नहीं है। अगर आप किसी का दूसरा शोषण कर रहे हो तो हो सकता है आने वाले समय में उसका वंशज आपका शोषण करे या कोई आपका दूसरा शोषण करे, क्योंकि प्रकृति से आप बच नहीं सकते हो। इसलिए मित्र, कम से कम अपने अंदर एक जो बुद्धिजीवता वाला बुद्धि है उसको जागृत करो और आपसे में प्रेम भावना बनाओ और आपसे सहमत से चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करो। ठीक है, पशुओं जैसा व्यवहार मत करो। ठीक है, पशुओं जैसा व्यवहार मत करो। लेकिन आज ये पशुओं जैसा व्यवहार होता चला रहा है। आप भी समाज में देख रहे हो, दुनिया भर के कोर्ट कचहरी होते रहते हैं। डॉक्टर में भी, हॉस्पिटलों में देखते हो न जाने कितने लोगों के सर फुटते रहते हैं, हाथ पैर टूटते रहते हैं। अवैध तरीके से लोग एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते रहते हैं, सिर्फ एक तनाव की ही वजह से होता है। क्या मिलता है उससे? कुछ नहीं मिलता है सिवाय तनाव और पैसे की क्षति की। कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो मित्र, सामाजिक पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होगा। इस चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना होगा। आप सोच रहे होंगे क्या ये चीज़ें व्यवहारिक रूप में लागू है? क्यों नहीं मित्र, व्यवहारिक रूप में क्यों नहीं लागू है? अगर आप इस चीज़ को जान गए होंगे तो मैं मानता हूँ कि व्यवहारिक रूप में लागू कर सकते हो। एक बुद्धिजीवी निश्चित रूप से लागू कर सकता है यदि वो इस चीज़ को जानता हो तो। ठीक है, तो मेरा संदेश फिर यही मैं कहूँगा कि हर नागरिकों के पास ये मैसेज पहुँचना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो मैंने चीज़ प्राप्त किया है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा हुआ है। मैंने ये ज़िंदगी को जिया हूँ, जी भी रहा हूँ, जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, बैलेंस भी करता रहा हूँ। और हाँ, ये बातें हो सकती है कि आपके लगे 2 घंटे तक पहुँच रही हो और आपको 2 ही घंटे में सीख मिल रही हो, लेकिन जो मैं आपको 2 घंटे दे रहा हूँ ये मान के चलो कि ये अपने आप में पूरे जीवन की को बैलेंस करने के लिए एक तरीके से प्रस्तावना है, और उसी प्रस्तावना को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है मित्र, और फ्रेमिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि दोबारा मैं फिर इस पर डिटेल से और बड़ा क्लास लूँ तो आप मैसेज करिएगा। क्लास तो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि कम ही बातों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आपको समझा सकूँ। आइए तीसरा चीज़ देते हैं मित्र, घर का पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। देखिए मित्र, घर का स्वच्छ का वातावरण का मतलब कई तरीके से होता है। कई तरीके से मतलब कि आपके घर में थोड़ा सा संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ें मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि संस्कार तो ठीक है, संस्कार तो होने ही चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा कि रसोई घर, एक होता है रसोई घर। रसोई घर का भी पर्यावरण मित्र बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। जो खाना बना रहे हों, जो रसोई से जुड़े हुए हों, वहाँ पर भी उनके अंदर एक होम साइंस, गृह विज्ञान जिसको आप बोलते हो, गृह विज्ञान की एक समझ होनी चाहिए कि बर्तन कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से खाना बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, सफाई कैसे होनी चाहिए, कितने प्रकार के किचन में कपड़े रखने चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ढेर सारी चीज़ें उसमें आपको मेंटेन करने होंगे। एक अपने आप में जो किचन होता है वो अपने आप में पूरी तरीके से साइंस होता है। जिस तरीके से आप इतिहास की समझ करने के लिए इतिहास पढ़ते हो, जियोग्राफी को पढ़ने के लिए जियोग्राफी पढ़ते हो, उसी तरीके से एक होता है रसोई घर। इसकी भी अपने आप में बहुत बड़ी साइंस होती है। इसको भी मुझे जहाँ तक लगता है खासतौर महिलाओं को इसके संदर्भ में जागरूकता देने की ज़रूरत है कि आखिर में किचन में स्वच्छता कैसी ला जाए, संतुलित भोजन कैसे बनाया जाए, ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन मित्र, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग हैं कि जो बाज़ारों में भोजन के लिए जाते हैं, दूर में जाते हैं। आप देखेंगे तमाम प्रकार के लोग नाश्ता के लिए बाज़ारों के लिए जाते हैं, अपने घर का नाश्ता नहीं करते हैं। क्यों? तमाम प्रकार की ये चीज़ें देखते हैं क्योंकि बाज़ारों में लोगों का एक धीरे धीरे शौक़ बढ़ता चला जा रहा था। तो मैं यहाँ पे एक मेरी जहाँ तक विचारधारा है मित्र, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो इस समय समोसे, टिकिया, फुल्की या जो भी खाना पीना खा रहे हो, ठीक है, ढाबा वगैरह पे,
तो जो बाजार निर्मित किया गया था मित्र, ये मजबूरी में निर्मित किया गया था, लेकिन ये आज कहीं ना कहीं लोगों की शौक बन चुकी है। समझने का प्रयास करिए मित्र। देखिए होता क्या था कि पहले आबादी, एक तरीके से कह सकते हैं कि आबादी कम थी और लोग अपना घर छोड़कर बहुत दूर तक जाते थे। ठीक है मित्र, उनको बहुत दूर तक जाना होता था तो बीच में उतने ज़्यादा उनके पास वाहन भी नहीं होते थे, गाड़ियां भी नहीं होती थी, वो पैदल जाते थे। तो बीच में रास्ते में उनको भूख वगैरह लग जाती थी तो लोग अपनी दुकानों को बनाया करते थे, तो लोग मजबूरी में जाकर वहाँ पे खाया करते थे। लेकिन आज है क्या कि घर में खाना बना हुआ है, अगर कहीं घर में खाना बना हुआ भी है तब भी हम जाकर टिकिया है, फुल्की है, नाश्ता खा लेते हैं। इसके अलावा आज फैशन ये बन गया है कि हमेशा हर संडे को कितने लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, बढ़िया से वहाँ पर बैठ के आराम से खाना खाते हैं और यहाँ पर बनाते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक शौक़ धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस शौक़ को हम बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। इस चीज़ पर आप भी विचार करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। बाज़ारों की जो नींव पड़ी थी खाने पीने के लिए, खाने पीने वाली सामग्री की जो नींव पड़ी थी वो मजबूरी के लिए जहाँ तक था मुझे पड़ी हुई थी। अगर आपके घर में सब कुछ उपलब्ध है, अगर विकट समस्या नहीं, तो आप अपने घर में ही क्यों नहीं बना खा लेते। टाइम तक की जहाँ बात है तो टाइम भाई निकाल लो आपके घर से। आप अपने से ज़्यादा कोई वहाँ पे होम साइंस तो कार्य नहीं करता होगा। होटलों वगैरह में आप देखे भी होंगे, विभिन्न प्रकार के होटलों ढाबे में खाए भी होंगे, सुने भी होंगे कितना अच्छा बनता होगा, उनको कितनी ज़्यादा होम साइंस की जानकारी होती है। वो तो बाजार है ना भाई। तो इस चीज़ से भी थोड़ा दूर आप बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप माँ बाप हो, अगर आप ही ऐसा करोगे तो आने वाले समय में भी आपके बच्चे के संस्कार में ढल जाएगा और एक आदत बन जाएगी जो उनके भविष्य के लिए सही नहीं है, न तो आपके ही भविष्य के लिए सही होगा। इस पर भी अमल करिएगा। ठीक है मित्र, तो ये एक तरीके से आपके घर का वातावरण भी हो गया, सामाजिक वातावरण भी हो गया, प्राकृतिक वातावरण हो गया। चौथे टाइप पे हम आते हैं मित्र, शारीरिक पर्यावरण। हाँ, शारीरिक पर्यावरण के संदर्भ में हम देख लेते हैं। शारीरिक पर्यावरण की समझ आपकी होनी चाहिए। देखिए मित्र, होता क्या है, आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो वो होती है सुपर मशीन। जो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है सुपर मशीन, और वो सुपर मशीन आपका क्या है, शरीर है। वो आपका सुपर मशीन शरीर है। हाँ मित्र, सुपर मशीन, सुपर मशीन वो मशीन जो आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाने की क्षमता दे सकता है, वो मशीन की आप चिंता करिए। लेकिन हम चंद रुपए के चक्कर में, कभी कभी 50 रुपये के चक्कर में, कभी कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये के चक्कर में हम तनाव ले लेते हैं, अपने पैर तोड़वा देते हैं, हम अपने सर फोड़वा देते हैं। तमाम प्रकार की ऐसी आप घटनाएं देखी होंगी। जो सुपर मशीन है, ऐसी मशीन किसी ने अभी तक डेवलपमेंट नहीं की होगी, सिवाय प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई होगी। सोच सकते हैं ये सुपर मशीन के बारे में, लेकिन लोग इसको तवज्जो नहीं देते हैं कि इतना ज़बरदस्त आपको संसाधन मिला हुआ है, इस संसाधन का सही तरीके से आप सदुपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। कारण कि इस सुपर मशीन के बारे में कोई उतना जानता ही नहीं है, और जब जानता ही नहीं है तो समाज में संदेश कैसे जाएगा मित्र। तो आज से मैं मानता हूँ इस सुपर मशीन का आप बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करिएगा। और ये सुपर मशीन कैसे स्वच्छ होगा, कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ मित्र, सुपर मशीन की संरचना, संगठन, कार्य और प्रभाव के बारे में आपको जानना होगा। अब इनका जो संगठन है, जो इनका कार्य, जो इनका प्रभाव बहुत इफेक्टिव, जो आपके अंदर एक गति प्रदान करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट दिलाने में काफ़ी क्षमता करते हैं, आपको पैसे कमाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अगर ये स्वस्थ रहेंगे सारे पार्ट तो आपके अंदर गति होगी। लेकिन ये स्वस्थ कैसे होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होता है, ये स्वस्थ कैसे होंगे। ये स्वस्थ ऐसे होंगे कि जागरूकता आपको आनी चाहिए, और जागरूकता में पर्यावरण की समझ, सामाजिक पर्यावरण की समझ, घर का पर्यावरण की समझ, और खुद इसकी भी समझ होनी चाहिए। तो ये चारों की समझ होगी तो आपका अपना पर्यावरण समझ होगा। यानी कि आपका जो व्यवहार है, इस व्यवहार को अच्छे तरीके से आप गति देना चाहते हो, अपने व्यक्तित्व का विकास लोगों तक जाहिर करना चाहते हो, या अपने व्यक्तित्व विकास से लोगों से परिचित करवाना चाहते हो, तो इन चारों की समझ आपके अंदर होनी चाहिए मित्र। चारों चीज़ें होनी चाहिए। जिंदगी ऐसे जियो जिससे कि लोग आपसे प्रेरणा लें। ठीक है, ऐसी ज़िंदगी मत जियो जिससे कि लोग क्या हो जाए, डीमोटिवेशन हो जाए। ठीक है मित्र,
तो इस तरीके की ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमेशा कुछ व्यक्ति तटस्थ होते हैं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो आप किसी का बुरा भी मत करिएगा। ठीक है मित्र, बहुत लोग ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में होते हैं जो रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है। ठीक है मित्र, तो आइए, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत ज़्यादा व्यवहारिक रूप से ज़िंदगी जिए भी होंगे, लेकिन मैं जो जिया हूँ मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहुँचाइएगा, जिसको ज़रूरत होगा वो उसका लाभ उठा लेगा, और कोशिश करिएगा आप भी इस चीज़ को लाभ उठाने के लिए, क्योंकि जीवन बहुत लंबी उम्र नहीं है और प्रकृति के रहस्यों को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके अंदर प्रेम की जागृति हो जाएगी। सारा वीडियो इस पर पिछले वाले में बना हुआ है। तो आइए मित्र देखते हैं कि शारीरिक पर्यावरण। देखिए मित्र, एक चीज़ आप हमेशा जान लीजिए कि हमारा जो शरीर है, पूरा जो मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुल मिलाकर 9 तंत्र होते हैं। कितने तंत्र होते हैं? 9 तंत्र। तंत्र का मतलब आप समझ सकते हो कि लोक तंत्र एक है। लोक तंत्र में इतनी विचारधाराएं आपकी घूमती हैं, उसी तरीके के शरीर में तो 9 तंत्र हैं जिस पर आपका शरीर चलता है। बहुत बड़ा तंत्र है मित्र, बहुत बड़ा तंत्र है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि शरीर का जो निर्माण होता है, ब्लड होता है, ब्लड से प्लाज्मा बनते हैं, प्लाज्मा से धीरे धीरे सेल बनते हैं, और सेल से धीरे धीरे अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र से धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है मित्र। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के आपके तंत्र दिए गए हैं, और इन्हीं तंत्रों को अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो ये पूरा जो सुपर मशीन है ये सही होगा। और एक चीज़ होना क्या चाहिए, आप इसके पहले संरचना के बारे में जानो, इसके संगठन के बारे में जानो, इसके कार्य के बारे में जानो, इसके प्रभाव के बारे में जानो। मतलब ये है कि जैसे आप ये जान लीजिए कि ये श्वसन तंत्र है कहाँ। अब ये जानिए कि श्वसन तंत्र होता किससे है, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उत्सर्जन तंत्र किसके द्वारा होता है, प्रजनन तंत्र किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा होता है। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा मित्र। ठीक है, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग पार्ट लेते हैं, अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन से पार्ट लेते हैं, कंकाल तंत्र में कितने पार्ट होते हैं, पेशी तंत्र में क्या होता है। ठीक है मित्र, ये सारे तंत्र होते हैं आपके शरीर में, 9 तंत्र होते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ आप जानने की पूरी प्रयास करिए, लेकिन कुछ लोग बहुत ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कोई चीज़ तभी ध्यान में देता है जब उसके जीवन में वो घटनाएं घटित हो जाती है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा मित्र, न घटे, दोबारा न घटे, इसके लिए भी जानना जरूरी होता है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ताकि जागरूक हो जाएंगे तो इन सारी घटनाओं को घटने से पहले आप जान जाएंगे, तो उतनी चीज़ की 30 से 55 लाख की बचत आप कर भी सकते हैं और दूसरे को भी करवा सकते हैं। तो ये श्वसन तंत्र मित्र फेफड़े के द्वारा, पाचन तंत्र में अगर आप देख लेंगे तो ढेर सारे आ जाते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दूंगा। उत्सर्जन तंत्र में सबसे बड़ा उत्सर्जन तंत्र आपका क्या है, किडनी है। हालांकि मेरे पास ढेर सारे स्वेट ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड में भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, फेफड़े के भी माध्यम से उत्सर्जित पदार्थ निकलते रहते हैं। हमारी जो ये स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, छोटे छोटे छिद्र, उसके द्वारा भी पसीने निकलते हैं। सबसे ज़्यादा किडनी, गुर्दा, जो किडनी है, जो एड्रीनल, जो एक डायफ्रेम है आंत के पास, वहाँ पे पाई जाती है। फिर उसके बाद प्रजनन तंत्र, ये भी एक तंत्र है, पूरा बहुत बड़ा सिस्टम है ये, आप जानते ही हैं। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क इसी तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, जो हृदय, आप जानते हो, हृदय जहाँ पे संकुचन होता रहता है, डायस्टोल और सिस्टोल की जैसी घटनाएं होती है। ठीक है, लब और डब जैसी घटनाएं होती रहती है, ब्लड का पंपिंग होता रहता है। ठीक है, तो ब्लडों का धमनियों में, फिर ब्लडों का धमनियों से सिराओं में, ये सब कार्य करने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। ठीक है मित्र, तो अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी एक ग्लैंड का नाम होता है मित्र, जो हार्मोन से रिलेटेड होता है। जैसे आपने ढेर सारे हार्मोन्स के नाम सुने होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा आपने, थायराइड का नाम सुना होगा, पैराथायराइड का नाम सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन्स का नाम सुना होगा,
एड्रीनल हार्मोन्स का नाम आपने सुना होगा। इस तरीके के ढेर सारे हार्मोन्स हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वायस्रावी ग्रंथि होती है और मिश्रित ग्रंथि होती है। तो जो वायस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं उसमें एंजाइम होते हैं। एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्र। एंजाइम वो चीज़ होती है जो आप भोजन लेते हो, जो भोजन में लिपिड होती है, जो वसा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, अलग अलग जो भोजन के प्रोडक्ट हैं उनको पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम कार्य करते हैं, जो वायस्रावी ग्रंथि का हिस्सा माना जाता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बॉडी के थोड़े से मैकेनिज्म को अगर समझेंगे तो आप जान सकते हैं कि ये हमारे सारे पार्ट तभी अच्छे तरीके से काम करेंगे जब हमको इसकी बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी होगी। और इसकी जानकारी होगी तो हम आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे और इससे सारे नशों और लत से हम दूर रहने का प्रयास करेंगे। क्यों? कारण ये है कि जो ये सारी चीज़ें हैं इनका प्रभाव इस पर कितना पड़ता है, इनका प्रभाव इन पर कितना पड़ता है, इन सब का प्रभाव इस पर कितना पड़ता है। तो एक व्यापक समझ बन जाएगी मित्र, एक व्यापक समझ बन जाएगी, तब आपके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न हो जाएगी और आप अपने शरीर को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। मित्र एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, सुनने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट जानते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है ना, तो रोग उसके लिए इतना कष्टदायक बन जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वही कल्पना कर सकता है जो उसकी अनुभूति कर चुका हो। ठीक है मित्र, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ज़िंदगी कष्टदायक बनाने से अच्छा है कि अगर आपको इसकी समझ विकसित कर लेते हैं तो मुझे लगता है न केवल आप पैसे का इतना ज़्यादा बचत कर लोगे, बल्कि अपने जीवन को एक सम्मानित जीवन बना सकते हो, एक खुशहाली और शांति पूर्वक अपने जीवन को जी सकते हो मित्र। ठीक है, तो ये आपके एक समझ होनी चाहिए, शारीरिक पर्यावरण की समझ में होनी चाहिए। जैसे मित्र एक तंत्र के बारे में मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे पाचन तंत्र की अगर हम बात कर लेते हैं, पाचन तंत्र की मैं मित्र बात कर लेता हूँ। तो देखिए पाचन तंत्र की संरचना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि मुख से लेकर और जो आपके गुदा तक का सिस्टम होता है, रेक्टम तक सिस्टम होता है, वो पूरा पाचन तंत्र से ही रिलेटेड होता है, जिसे आप कह सकते हैं आहार नाल। ठीक है मित्र, तो भोजन के पाचन के तंत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके मुख से संबंधित जीभ और दांत, और जीभ होते हैं, उसके बाद दांत जो मुख से रिलेटेड होते हैं, ये भोजन से ही संबंधित होते हैं। उसके बाद भोजन आपके अमाशय में जाता है। फिर इस तरीके से भोजन अमाशय से होते हुए आप देखेंगे कि अग्नाशय से होते हैं, पित्त से होते हुए ये भोजन धीरे धीरे छोटी आंत से बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकल जाता है। कैसे? तो ये एक तरीके से भोजन का प्रोसेस होता है और इसमें आपको सारी चीज़ों में स्वच्छ रखना होगा। अगर आपको भोजन को सही तरीके से पचाना होगा तो आपको अपने जीभ को मेंटेन करना होगा, अपने दांत को मेंटेन करना होगा, अपने आहार नाल को मेंटेन करना होगा, अपने अंदर के लीवर को मेंटेन करना होगा, अग्नाशय को मेंटेन करना होगा, छोटी आंत को मेंटेन करना होगा, बड़ी आंत को मेंटेन करना होगा। ठीक है मित्र, तो ये मेंटेन अगर सारी तरीके से रहेंगे तभी आपका भोजन सही तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप नियमित रूप से भोजन करोगे और नशीले पदार्थ से कहीं ना कहीं दूर रहोगे, और भोजन वातावरण को भी ध्यान में रख के करिएगा कि किस टेम्परेचर में कब एंजाइम मेरा सक्रिय होता है। ठीक है, अब यही भोजन से ही आप जानते हो ब्लड बनता है। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको मुख से संबंधित दांत, जीभ, आहार नाल, अमाशय, लीवर और छोटी आंत, बड़ी आंत एवं उसके छोटे छोटे भी कई पार्ट होते हैं, उन सब के फंक्शन के बारे में जानना होगा। ठीक है, डॉक्टर ऐसे पैसा नहीं लेता, उतना ज़्यादा पढ़ा रहता है, उसकी समझ के वजह से वो फीस लेता है, जिससे कि आप उससे अपनी राय मानने जाते हो आप। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप थोड़ा से पहल कर लोगे, कम्युनिकेशन की दुनिया है, सारी चीज़ इंटरनेट पे उपलब्ध है, अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर जागरूकता लेता हो तो आप बहुत सारे बीमारी से केवल बच भी नहीं सकते हो बल्कि दूसरे को भी बचा सकते हो, जहाँ तक मेरा मानना है।
इसके बाद देखिए मित्र, भोजन में कई क्रिया होते हैं। जैसे भोजन में कई क्रिया होते हैं, अंतःग्रहण, यानी कि जैसे ही भोजन आप ग्रहण करते हो तो क्या हो जाता है, अंतःग्रहण हो जाता है। फिर अंतःग्रहण होने के बाद क्या होता है, भोजन का एक तरीके से पाचन होता है। फिर पाचन क्या होता है, पाचन के बाद वो भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, और अवशोषण के बाद अगला भोजन की प्रक्रिया क्या है, स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण आप समझ सकते हो। स्वांगीकरण का मतलब जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट, जो भी आपने रोटी खाया, दाल खाया, या कोई भी फल या भोजन भी खाया, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते टूटते, स्वांगीकरण का मतलब एक तरीके से ये जो सारे भोजन है ये कार्बोहाइड्रेट में टूट जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि बड़ा पदार्थ धीरे धीरे ग्लूकोज में टूट जाएगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा, बहुत छोटे छोटे टूट कर वो एक रस बन जाता है, और वही रस से धीरे धीरे आपके शरीर में ब्लड का निर्माण होता है, और वही ब्लड धीरे धीरे आपके सेल का निर्माण करते हैं, और उसी सेल से आपके अंगों का निर्माण होता है मित्र, जिससे कि आपका शरीर क्या होता है, स्वच्छ होता है। जिससे ज़्यादा आपका शरीर क्या होता है, स्वच्छ होता है। लेकिन अब पहला जरूरी है कि आपका अंदर पाचन तंत्र होना चाहिए, फिर आपका उत्सर्जन तंत्र जबरदस्त होना चाहिए। ये सब भी जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाचन तंत्र का है, उतना ही इम्पोर्टेंट बाकी सभी तंत्रों का है मित्र। आप समझ सकते हैं। अब इन्हीं संबंधी देखोगे, आप विभिन्न प्रकार के लंग्स के डॉक्टर के पास जाते हो, कार्डियोलॉजी हार्ट के पास जाते हो, डाइजेशन सिस्टम के बाद डॉक्टर के पास जाते हो, किडनी के पास जाते हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो। क्यों? क्योंकि सब यही तंत्र हैं, और सब अपने अपने तंत्र के क्या है मित्र, स्पेशलिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए उच्च डिग्री हासिल करनी होती है, और उतने मात्रा में वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। वो लोग इन सारे रोग क्यों नहीं हो पाता है, एक डॉक्टर को क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसको उसकी समझ होती है। समझ ये नहीं होती है कि वो हमेशा उस चीज़ की दवा लेता रहता है। नहीं मित्र, डॉक्टर को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दवा की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा दवा की आवश्यकता पड़ती हो, जिस रोग का वो डॉक्टर हो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि क्या करने से इस चीज़ की बीमारी हो सकती है मित्र, इसलिए वो सारी चीज़ों को परहेज करता है। ठीक है, वो सारी चीज़ को परहेज करता है। आप भी जान जाओगे, आप भी परहेज कर लोगे, तो आप भी निरोग हो सकते हो मित्र। और निरोग शरीर में ये मान के चलिए कि स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो अपने आत्मा को शुद्ध बनाइए, आपका आत्मा शुद्ध होगा तो निरोग शरीर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मित्र, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि किस तरीके से 30 से 55 लाख रुपए की बचत प्रति व्यक्ति कर सकता है। अगर आपने पूरे वीडियो को बहुत ही एनालिसिस तरीके से देखा होगा, समझा होगा, तो निश्चित रूप से अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस पर भी, इसके अलावा भी अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, या तो फिर आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो उस पर भी कमेंट करिएगा, हम डिटेल से भी वीडियो बना सकते हैं। तो आइए एक बार इस चीज़ को हम सारांश में देख लेते हैं। जो अब तक मैंने सारी चीज़ चर्चा किया है, इस चीज़ को सारांश से देखने के बाद ही हम अपने वीडियो का समापन करेंगे। बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा मुद्दा क्या था। देखिए मित्र, हमारा मुद्दा यही था कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कैसे 30 से 55 लाख रुपए खर्च कर देता है, और कौन सा चीज़ अपनाए कि वो 30 से 55 लाख रुपए तक बचत कर ले सकता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए मित्र, ये गर्भकाल से लेकर अपने जीवन के 59 साल तक मान लेते हैं, तो आप गणना कर लोगे उतना निश्चित रूप से खर्च हो जाता है। वो भी अनावश्यक रूप से खर्च होता है। अगर उसके अंदर जागरूकता हो जाएगी तो उतना पैसा बचा सकता है। ब्याज पे भी ब्याज थोड़ा जोड़ने की कोशिश करिए। अब इसमें कैटेगरी में आपके समाज में ढेर सारे व्यक्ति होते हैं। जैसे मैंने 30 से 55 लाख रुपए बताया, तो इसमें भाई निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं, मध्यम वर्ग के भी व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग के भी व्यक्ति होते हैं। परसेंटेज मैंने बताया 70%। जिसकी जितनी आय होगी वो बेचारा तो उतना ही खर्च कर पाएगा। उसको अगर बड़ी बीमारी हो पाएगी तो 35 साल में ख़त्म हो जाएगा, 30 साल में ख़त्म हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे का क्या है, अभाव है। जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो 55 लाख तक पहुंच पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं वो 30 लाख
तक ही सीमित हो सकता है। कहने का मतलब ये डिपेंड करता है कि बीमारी कैसे आ रही है और किस रूप में आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, लेकिन कुल एवरेज मैंने यहाँ पर बताया है, मोटी मोटा इस चीज़ को माना है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा, ठीक है। आइए, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताया। मैंने एक चीज़ आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो आवश्यकता होती है वो भोजन, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा होती है। इनमें आपको बैलेंस बनाना होगा मित्र। इसके बाद जो बीमारी होती है, बीमारी के आने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं वो मैंने बताया। फिर कारणों के बाद मैंने इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कशन किया। ऊपर भी मैंने कारण आपको बताएं कि किन कारणों की वजह से आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है और किस वजह से आपका शरीर रोगी हो जाता है और किस वजह से आपकी आयु कम हो जाती है। फिर यहाँ पे मैंने जो अगला स्टेप मित्र आपको बताया, ये बताया कि इन तमाम प्रकार के समस्याओं को निपटने के लिए, नशाखोरी से निपटने के लिए, आपका शरीर निरोग होने से बचने के लिए और सब में बैलेंस होने के लिए आपके अंदर सिर्फ क्या होनी चाहिए, जागरूकता। जागरूकता कैसे आती है? शिक्षा से आती है, अनुभव से आती है, और इन सब के बाद आपके अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ की बात करेंगे तो मैं पिछले वीडियो में आपके बता दिया गया था, मोटिवेशनल में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। जीवन संतुलन का आधार कैसा होना चाहिए, वास्तविकता की खोज वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें मित्र बताई गई हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इन सब से बचना होगा तो इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा मित्र, और चारों चीज़ को आपस में संतुलन बनाना होगा, तभी आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाओगे। एक व्यवहार के रूप में झलकेगा, यानी अपने व्यवहार की गुणवत्ता को लाने के लिए, अपने व्यवहार को गुणवत्ता में लाने के लिए ये चारों को आपको ध्यान में देना होगा मित्र, चारों को ध्यान में देना होगा। और सब एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, सबके अपने अपने पार्ट हैं, सब अपने अपने पार्ट को एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, और सब एक दूसरे में लिंक हुए हैं, सब एक दूसरे में लिंक हुए हैं, और ये सब भी तंत्र आपस में क्या है, लिंक हुए हैं मित्र। तो इसके व्यापक जब आप जिस समय इसकी समझ बना लोगे तो मुझे निश्चित रूप से ये लगता है कि आप इतनी विकट समस्याओं से बच सकते हो और एक संतुलित जीवन को प्राप्त कर सकते हो और अपने व्यवहार को अच्छा बना सकते हो और व्यक्तित्व का विकास का निर्माण भी कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मित्र ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसको और डिटेल से बनाने की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया है ये सामान्य व्यक्ति को भी ये बातें समझ में आ गई होगी। सामान्य व्यक्ति में इतना तो परामर्श डॉक्टर भी नहीं देता होगा। 5 मिनट में पर्ची में आपकी दवाई लिख देता है और आप 500 रुपये देकर 400 रुपये देकर तुरंत चले भी आते हो। ठीक है मित्र, तो यहाँ तो ये अपने आप में आपको पूरी डॉक्टर बनाने के लिए ही लेक्चर दिया गया है। ठीक है, ये एक तरीके से आपके अंदर एक ज्ञान का बीज का रोपण कर दिया गया है। अब इस रोपण को बीज का रोपण कर दिया गया है, अब खाद्य जल देना आपका काम है। मैंने रोपण करने का काम किया है, आपको जागरूकता लाने के लिए कार्य किया है। हाँ, प्रतियोगी जो छात्र हैं वो आने वाले समयों में ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उसको अलग अलग विषयों के रूप में डिटेल में दे सकते हैं। बट जो सामान्य नागरिक यहाँ पर मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, इसको अपने अंदर आत्मसात करें और जितने प्रकार के न्यूज़पेपर में दिवस आप पढ़ते हो, चाहे वो मदर डे हो, चाहे वो फादर डे हो, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे वो पृथ्वी दिवस हो, जितने भी प्रकार के दिवस आ रहे हैं उनको बारीकी से न केवल पढ़िए बल्कि उस पर अमल करिए, खुद अमल करिए और लोगों को भी अमल करवाने की कोशिश करिए। और कोशिश करिए कि मेरा वीडियो भी लोगों को दिखाइए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आई कांटेक्ट और सुनने से चीज़ें समझ में आती है उतना ज़्यादा कॉपी से पढ़ने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है मित्र, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो बंधुगण, जो हमारे भाई लोग, जो हमारे मित्रगण, जो हमारे दोस्त, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि ये वीडियो हर लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। एक सच्चे नागरिक का यही मूल कर्तव्य है और मैं एक सच्चे नागरिक के रूप में ही अपने आप को समझ के
ये सारे वीडियो आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूँ कि कम से कम जो मेरी समझ है, जो ज्ञान के रूप में मेरा संसाधन है, जितना हो सके, जितना जानता हूँ वो आप तक लोगों को तक पहुँचा सकूँ, आप तक के लोगों के लिए मैं पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, ठीक है। अब मैं यहीं पर वीडियो का ये समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो लेकर आएंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। जितने भी मोटिवेशनल मैंने वीडियो बनाए हैं, ये मान के चलिए कि वो मोटिवेशनल सारे वीडियो का वो एक तरीके से क्या होगा, स्रोत का मतलब ये कि सूर्य एक स्रोत है और फैली हुई सारी किरणें क्या हैं, उसके अंग हैं, उसके अंश हैं। तो उसी तरीके से मोटिवेशनल का जो स्रोत है उसको मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब इसी के साथ हम वीडियो का समापन कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।